इंसान की जिंदगी में तीन चीजें अक्सर बहुत ही उलझी हुई होती हैं, उसका दिल, दिमाग और तकदीर। दिल कुछ चाहता है, दिमाग उसे पाने के रास्ते तलाश करता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर को मंजूर होता है। ऐसी एक उलझी हुई कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो है दिल्ली की रहने वाली चित्रा मालविया की। उसने भी जिंदगी से वही खुशियां मांगी जो हम सब मांगते हैं, लेकिन तकदीर ने उसे वो दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी जिंदगी की एक कहानी पुलिस की एफआईआर बुक में एक केस के तौर पर दर्ज हुई और दिल्ली पुलिस के सामने आई अब तक की वो सबसे मुश्किल चुनौती बनी जिसका सामना शायद ही उन्होंने पहले कभी किया था। चित्रा, अब हम तो तुम्हारे साथ हैं और अपना मुन्ना भी। अब भगवान से क्या मांगोगी? मैं मांगूंगी कि आप और मुन्ना हमेशा मेरे साथ रहें। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, है ना मुन्ना? हमेशा। सर, इसी जगह एक्सीडेंट हुआ था और जब एक्सीडेंट हुआ था तब करीब सुबह के 5 बजे थे। तब कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उन्हें देखा था हादसा होने के बाद। बुलाओ। इधर आओ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या देखा तुमने? हम नाइट ड्यूटी करके साहब घर लौट रहे थे, तकरीबन सुबह के 5 बजे होंगे। हमने देखा खून में सने हुए कुछ लोग पड़े हैं साहब, तो हमने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। और कोई गाड़ी देखी? नहीं साहब। या तो ये लोग मंदिर जा रहे थे या मंदिर से आ रहे थे। जी सर। और एक बात, जैसा सब दिख रहा है ऐसा लगता है जैसे गाड़ी इस डायरेक्शन से आई होगी। यहाँ से आने के बाद गाड़ी ने इन लोगों को यहाँ टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो अपना कंट्रोल खो बैठा और जाकर ये इस पेड़ से जा टकराई। सर, तेजी से ब्रेक मारने की वजह से यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान भी मौजूद हैं। हिल की साइज और पेड़ पर जिस हाइट पर ये मार्क आया है, उसे देखते ऐसे लगता है कि बड़ी कार रही होगी। अगर पेड़ पे इतना गहरा निशान लगा है तो जरूर गाड़ी पे भी डेंट पड़ा होगा। ये हिट एंड रन का मामला है या प्लान मर्डर, ये हमें विक्टिम ही बताएगा। एक काम करो, आसपास के गैरेजेस में जाओ और उनसे कहो अगर कोई एक्सीडेंटल गाड़ी आती है तो फौरन हमें इन्फॉर्म करें। ओके सर। मेरा पति। अरे क्या कर रही हैं आप? आपको उठने की परमिशन नहीं है। बताइए ना, वो लोग ठीक है ना? हम आपके पति को नहीं बचा पाए। मुन्ना से मिलना है। एक लापरवाह ड्राइवर एक महिला और उसके पूरे परिवार को अपनी गाड़ी की पहियों के नीचे कुचलकर भाग गया था। इस हादसे में उस महिला के पति की मौत मौके पर ही हो गई थी और उसका मासूम बच्चा अब भी खतरे से बाहर नहीं था। उसी रात एक और घटना घटी जिसमें दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। अलग इलाकों में घटी थी और घटनाओं की वजह भी अलग थी, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बहुत गहरा और करीबी रिश्ता था इनमें, जो आगे चलकर सामने आने वाला था। इसे काफी गहरी चोट लगी है। हमने इसे बचा तो लिया, लेकिन ये अब कभी देख नहीं पाएगा। मुन्ना, 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 मुन्ना। हम आपकी हालत समझ सकते हैं। वो क्या है, केस की तहकीकात करने के लिए हमारे लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे गाड़ी किस रंग की थी, नंबर क्या था या कौन चला रहा था, कुछ भी जो आपने देखा हो। कुछ नहीं देख पाई, बस गाड़ी चलाने वाले को देखा था। कौन था वो? डॉक्टर पारिक।
हमारे मोहल्ले के पास उसका दवाखाना है, द्वारका, सेक्टर नंबर 23। मुझे लग रहा है ये मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, कुछ और भी है जो उससे जुड़ा हो सकता है। कोई खास वजह सर? हाँ, चित्रा का बयान। उसने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देखा, बात समझ में आती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सड़क पर गिरे होने के बावजूद इतनी बुरी कंडीशन में और वो भी अंधेरे में उसका ड्राइवर को देख लेना और पहचान लेना, बात समझ में नहीं आती। लेकिन सर वो झूठ क्यों बोलेगी? कल से घर नहीं लौटे हैं, कहाँ है मालूम नहीं। आपके फादर कल से घर नहीं लौटे हैं और आपने उन्हें ढूंढने की या पुलिस की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं समझी। आपके फादर एक हिट एंड रन केस में सस्पेक्ट हैं। बेहतर होगा अगर कुछ जानती हैं तो वो बता दें। सर मैंने बोला ना आपको, हमें कुछ नहीं मालूम है कहाँ गए वो। मैडम आपके हाथ में चोट कैसे लगी? ये सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। आपकी मदर कुछ बोलती नहीं है क्या? जी नहीं सर, वो हमेशा से कम ही बोलती। डॉक्टर साहब की गाड़ी कहाँ है? वो अपने साथ लेके गए। कौन सी गाड़ी है उनके पास? ब्लैक कार है। गाड़ी का नंबर है DL1C BP 7377। लगता है इस डॉक्टर के परिवार वालों को डॉक्टर की कोई खास चिंता नहीं। हाँ सर, काफी अजीब बिहेवियर है माँ बेटी का। सर ये भी तो हो सकता है कि चित्रा और उसकी फैमिली को उड़ाने के बाद डॉक्टर साहब डर के फरार हो गए हो। एक काम करो, इस डॉक्टर की गाड़ी ढूंढवाओ और मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी पता करो। ओके सर। सर डॉक्टर और उनकी कार क्लिनिक पर भी नहीं है। उनका कंपाउंडर बता रहा था 22 में शाम को 6 बजे डॉक्टर क्लिनिक से निकले थे कुछ पेशेंट्स को देखने के लिए, तब से वो लौटे नहीं। सर डॉक्टर पारिक की कॉल लोकेशन के हिसाब से वो 22 मई को शाम को 7 से 8:30 बजे के बीच गुरुग्राम में थे। वहां पर उन्होंने किसी पेशेंट को विजिट किया था। फिर उसके बाद अपने घर द्वारका जाने के बजाय वो दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ चले गए। उनके फोन की लास्ट लोकेशन भी इसी हाईवे की है। 22 मई को शाम 9 बजे से उनका फोन स्विच ऑफ है, जो अब तक ऑन नहीं हुआ है। डॉक्टर पारिक दिल्ली से बाहर कहीं या फिर जयपुर जाने वाले थे? नहीं सर, हमें नहीं पता। मैडम हमें आपके हस्बैंड के एक हिट एंड रन केस में तलाश है और हमें ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि वो घटना होने के करीब 8 घंटे पहले से खुद से लापता है। We need your cooperation. वो जिंदा है या मर गए? आखिर खाई गई ना मेरे बेटे को तू, और मेरे पोते को अंधा कर दिया। जो हुआ उसमें मेरी गलती है? नहीं, गलती तो मेरी है जो अपने बेटे की जिद के आगे झुककर तुझे इस घर में लाने दिया उसे। लेकिन अब ना मेरा बेटा है और न मेरी मजबूरी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा घर से, चल निकल जा। माँ जी क्या बोल रही? एक मिनट माँ जी, माँ जी। कहने से आने वाली मैं। सब इंसान नहीं, लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। गरीबों का तो पूरा इलाज मुफ्त में क्या करते हैं, वो कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। उनके ऐसा बढ़िया आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है इस जमाने में। लोगों का ये कहना है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। अगर इतने ही अच्छे आदमी थे तो अपनी गाड़ी के नीचे आए उन लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कराते, ऐसे सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भागते नहीं। लेकिन इस डॉक्टर पारिक की फैमिली का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगभग 40 घंटे हो गए उन्हें गायब हुए। ना तो उनकी पत्नी को कुछ फर्क पड़ रहा है, ना ही उनकी बेटी को। सर इसी हाईवे पर 1 किलोमीटर चलने के बाद रोड से थोड़ा अंदर जाकर डॉक्टर साहब का फोन स्विच ऑफ हुआ था। सर यही वो लोकेशन है जहां पर डॉक्टर पारिक का फोन स्विच ऑफ हुआ था। एक काम करो, देखो सब लोग क्या मिलता है। ओके सर। सर यहां पर एक लाश है, देखिए। एक काम करो,
आसपास अच्छी तरह से छानबीन करो, कुछ ना कुछ सबूत के तौर पर जरूर मिलेगा, मर्डर वेपन वगैरह या कुछ भी। ओके सर। और हाँ, इनकी गाड़ी भी देखो। चलो भाई। हो सकता है कहीं आसपास ही हो। जी सर। हाँ पंडित जी। हाँ नहीं, वो बेटे का श्राद्ध करना है ना, तो उसलिए मैंने। तू? ये मेरे पति का घर है और इसके पिता का। आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती। और निकाल दिया तो क्या करोगी? हाँ, मुझे भी ऐसे ही मार दोगी जैसे रमेश को मार दिया? आप बार बार वही चीज क्यों दोहरा रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है कि वो एक हादसा था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हटिए, हटिए। आप हमें नहीं निकाल सकती, हमारा घर है ये। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मौत 22 मई को रात को 11 बजे के करीब हुई है। यानी क्लिनिक से निकलने वाली रात में? यस सर। इज दिस नेसेसरी सर? मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता अपने फादर की लाश को आइडेंटिफाई करना आपकी नजर में कितना जरूरी है, बट यस, दिस इज नेसेसरी। लीगल प्रोसीजर है, आपको पूरा करना होगा। जी हाँ सर, यही है डॉक्टर मनोज पारेख। डॉक्टर पारेख की मौत 22 मई को हुई थी और चित्रा के साथ घटे हादसे की तारीख और वक्त था 23 मई सुबह के 5 बजे, यानी कि डॉक्टर पारेख के कत्ल के 8 घंटे बाद। लेकिन चित्रा का कहना था कि जो गाड़ी उसे और उसके परिवार को टक्कर मारकर गई, उसे डॉक्टर पारेख ही चला रहे थे। कौन था वो? डॉक्टर पारेख। लेकिन यह कैसे मुमकिन था कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी हो, वो अपनी मौत के 8 घंटे बाद गाड़ी चलाता हुआ आए और एक्सीडेंट करके गायब हो जाए? मतलब साफ था कि या तो चित्रा ने उस गाड़ी के ड्राइवर को ठीक से देखा नहीं था, या फिर चित्रा झूठ बोल रही थी। और सवाल यह था कि अगर चित्रा झूठ बोल रही थी तो क्यों? दूसरी तरफ डॉक्टर पारेख का परिवार भी पुलिस के लिए किसी उलझन से कम नहीं था, जो कि उनके गायब होने के वक्त से ही अजीब बर्ताव कर रहा था और उनकी मौत के बाद भी उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। कहीं इसकी वजह यह तो नहीं थी कि डॉक्टर पारेख के कत्ल का कोई सिरा उसके अपनों से जुड़ा था? आपकी हालत काफी खराब थी उस समय, इसलिए हमने आपको समय दिया। अब बताइए। क्या बताऊं साहब? यही कि आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो गाड़ी डॉक्टर पारेख चला रहे थे, जबकि आपके एक्सीडेंट से काफी पहले उनकी हत्या हो चुकी थी। वो गाड़ी कैसे चला सकते थे? क्या बोल रहे हैं साहब? डॉक्टर पारेख की हत्या? जी साहब, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने वही बताया जो मैंने देखा। मैं क्यों उनका झूठा नाम लूंगी साहब? उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पे साहब। मेरे पति बहुत बीमार थे साहब, और हमारे पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। तब उन्होंने ही मेरे पति को ठीक किया साहब, और इलाज के पैसे भी नहीं लिए हमसे। जहां तक मुझे याद है वो डॉक्टर पारेख ही थे। वो गाड़ी जो भी चला रहा था, डॉक्टर पारेख या कोई और, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। सर, यह है वो स्केच जो चित्रा ने बनवाया है, और ये डॉक्टर पारेख की फोटोग्राफ। ये तो आपस में काफी मिलती हैं। विवेक, इस केस में दो बातें हो सकती हैं। एक तो उस गाड़ी चलाने वाले की शक्ल डॉक्टर पारेख से बहुत ज्यादा मिलती हो, या फिर ये चित्रा हमें बेवकूफ बना रही है। एक काम करो, ये चित्रा की हिस्ट्री निकालो, देखो इसमें डॉक्टर पारेख कहां कहां दिखाई देता है, और साथ ही मृणाल और कंचन की कुंडली भी निकलवाओ। उसे डॉक्टर पारेख की कुंडली से मैच करा के देखो कि इनकी कुंडली में प्रॉब्लम है क्या। ओके सर। वो उनका अंतिम संस्कार करवाना होगा। हिलो मत, लग जाएगा। अच्छे से होना चाहिए सब कुछ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी है आखिर है तो। मैंने कहा ना, हाथ मत हिलाओ, लग जाएगी आपको। मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कह रही है, पर अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है।
मॉम, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो भले ही आपके लिए और दुनिया वालों के लिए मर गए हों, लेकिन मेरे लिए वो अभी भी जिंदा हैं। मर के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे वो। डॉक्टर पारिक की फैमिली के बारे में क्या और कितना जानते हो तुम? सर 2 लोग और हैं उनकी फैमिली में, एक उनकी बेटी, एक उनकी वाइफ, बस इतना ही जानता हूँ। डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं किया करते थे और ना ही वो लोग कभी यहाँ आते थे। कब से काम कर रहे हो डॉक्टर साहब के यहाँ? सर करीब 10 सालों से। तो तुम्हारे कहने का मतलब है पिछले 10 सालों से डॉक्टर साहब की फैमिली का कोई भी मेंबर क्लिनिक में नहीं आया? सर दरअसल उनकी वाइफ भी पहले डॉक्टर थी। डॉक्टर थी? मतलब डॉक्टर पारिक की वाइफ मिसेस पारिक डॉक्टर हैं? जी हाँ, वो पहले प्रैक्टिस भी किया करती थी लेकिन फिर छोड़ दी। क्यों? सर ये नहीं पता, लेकिन उनका खुद का भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत सालों से। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि वो थोड़ी सी हिली हुई है, शायद इस वजह से प्रैक्टिस छोड़ दी हो। और उनकी बेटी? सर जहाँ तक मुझे पता है वो हिसाब से डॉक्टर साहब और उनकी बेटी के बीच में ज्यादा नहीं बनती थी। पिछले 1 साल से उनकी बेटी अलग ही रहती थी। वो मैडम से मिलने रोज आती थी घर, लेकिन डॉक्टर साहब उनके सामने भी आ जाए तब भी वो उनसे बात नहीं करती थी। इन्हें पहचानते हो? हाँ सर, ये चित्रा वो रमेश है। सर रमेश को टीबी थी, जब उसकी टीबी बिगड़ गई तब उसे यहाँ लेके आए थे इलाज के लिए, और इसका इलाज हमारे साहब ने किया है। ये मेरे पति का घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझे? एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो मैं खुद का गला रेत दूंगी, और मैं ना कभी फिर पूरी जिंदगी तुम लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते फिरना। निकलो ऐसे, निकलो! चलो चाची। निकाल! पागल हो गई, निकाल! एक बात पूछूं? कहीं तूने तो नहीं मरवाया अपने पापा को? अरे अब जब यहाँ रहने ही लगी है तो अपने लिए रोटियां बना रही है ना, मेरे लिए भी 2 रोटी बना देना। मैंने कहा मना किया है माँ जी, आप ही हमेशा। अभी देती हूँ खाना आपको, आप बस मुन्ना पर नजर रखिए, कहीं गिरकर चोट ना लगा ले। हमें पता चला है पिछले 1 साल से आप इस घर में नहीं रहती हैं, और घर छोड़ने की वजह थी आपके फादर। बनती नहीं थी आपकी आपस में, वो खास वजह? दुनिया में हर एक की आपस में बने ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हर एक में और बाप बेटी के रिश्ते में फर्क होता है मिस कंचन। मेरी और उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती थी। और आप मिसेस पारिक, किस चीज का इलाज चल रहा है आपका? डिप्रेशन का? अपने डॉक्टर का नाम बता सकती हैं आप? डॉक्टर सुषमा सक्सेना। ये लीजिए। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना यहीं तो था। मुन्ना! तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? मना किया था ना तुझे बाहर निकलने के लिए, फिर क्यों निकला? हाँ? घर जा। What? मिसेस पारिक पिछले 8 साल से डिप्रेशन का शिकार हैं। जी हाँ। हमने मिसेस पारिक के लेफ्ट हैंड की कलाई पे पट्टी बंदी देखी थी। पूछने पर उनकी बेटी कंचन ने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अपनी कलाई मृणाल ने खुद काटी थी, और अपनी जान लेने के लिए ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुकी है, वो भी अलग अलग तरीकों से। लेकिन क्यों? एक्चुअली इसकी शुरुआत तब हुई
जब उसे अचानक से अपनी प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। प्रैक्टिस छोड़ने की कोई खास वजह? एक्चुअली शुरुआत में जब भी मैं उसकी बॉडी पर अलग अलग चोटों के निशान या जले हुए का निशान देखती और उससे पूछती तो हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं खुद ही खुद को चोट पहुंचा रही हूँ। उसकी बेटी और उसके हस्बैंड भी यही कहते थे, पर पता नहीं क्यों मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था। ऐसा लगता था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और है। डॉक्टर पारेख की पत्नी मृणाल सीवियर डिप्रेशन का शिकार थी और अपनी बेटी से भी उनकी कुछ खास नहीं बनती थी। पर क्या इस बात का डॉक्टर पारेख की हत्या से कोई संबंध था? चित्रा के साथ हुआ हादसा और डॉक्टर पारेख की हत्या, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन ये जुड़ाव बहुत ही उलझाने वाला था। एक तरफ पुलिस को लग रहा था कि डॉक्टर पारेख की फैमिली जरूर कोई बात छुपा रही है, कोई ऐसी बात जिसका संबंध इस केस से हो सकता है। दूसरी उलझन थी चित्रा का वो बयान जिसमें वो रो रो कर ये कह रही थी कि जिस हादसे में उसने अपने पति को खोया था उसके जिम्मेदार डॉक्टर पारेख थे, जो कि उस दिन वो गाड़ी चला रहे थे। लेकिन ये नामुमकिन दिखाई दे रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर पारेख की मौत चित्रा के साथ हुए हादसे से बहुत पहले हो चुकी थी। साथ ही डॉक्टर पारेख की कार भी अभी तक पुलिस को नहीं मिली थी। तो कोई तो एक कड़ी थी जो इन दोनों पहेलियों को एक दूसरे से जोड़ती थी, लेकिन अब तक मिसिंग थी। रमेश और चित्रा, उनके बीच के रिश्ते कैसे थे? बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। चित्रा तो बहुत ख्याल रखती थी रमेश भाई जी का। साहब जी, रमेश की माँ रमेश के ब्याह के खिलाफ थी, पर रमेश अड़ गया। रमेश तो फिर शादी करके ही माना। बेचारा रमेश पिस जाता था बुरी तरह। कभी कभी जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती थी तो आ जाता था बैठ के पीने के लिए। साहब, उसको घर की टेंशन बहुत थी। साहब जी, वो उसके जान के पीछे पड़ी रहती सी, कहती सी मेरे बेटे नू मार दिता। इतना ही नहीं साहब जी, ओनू अपने पौधे दे नाल भी प्यार दी सी। खामोश रहकर किसे बचाना चाहती हैं आप? अपनी बेटी को? नफरत करती थी वो अपने फादर से, इनफैक्ट अभी भी करती है। कहीं उसी ने तो नहीं, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। वो बेचारी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बच्ची है वो, बहुत ही अच्छी। मैंने किया है ये सब। आपने? बहुत गलतियां की हैं मैंने आज तक, पर मैं ऐसी पहले नहीं थी। उन्होंने बनाया मुझे ऐसा। दुनिया के लिए भगवान थे वो, पर हमारे लिए बस यही वो अकेली वजह थी जिसके चलते वो अलग अलग तरीकों से मुझे सजा देते थे, किसी भी बात पर। मृणाल, शर्ट हो गया? हाँ। दो। मृणाल, ये क्या? ये मैं दूसरी दे। तुम्हें ठीक से आयन करना भी नहीं आता? ये दूसरी ले लीजिए। मैं हमेशा यही सोचती थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसके चलते मनोज को बहाना मिल जाए और फिर वो मुझे। धीरे धीरे मैं कंफ्यूज्ड रहने लगी। अपने किए हुए हर काम के लिए, अपने लिए हुए डिसीजन पर, अपनी किसी भी चीज पर यकीन नहीं रहा मुझे। लेकिन आप एक डॉक्टर थी मिसेस पारेख, अ हाईली एजुकेटेड वुमन। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई इस टॉर्चर के खिलाफ? पुलिस की मदद क्यों नहीं ली आपने? अपनी बेटी के लिए, आखिर मुझे उसे भी बचाना था। उसके साथ भी पूरी उम्र गुजार दी साहब। कितनी माएं देखी, कितने बच्चे जने, मैं नहीं पहचान सकूंगी? 6 महीने से ज्यादा हो गया था मेरा बेटा टीबी के चलते अपनी बीवी से अलग सोता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि कहाँ मुंह काला कर आ रही हूँ? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। तबीयत खराब है बस मेरी। ये भी तो हो सकता है कि रमेश और चित्रा के बीच कुछ हुआ हो। बिल्कुल नहीं साहब, क्योंकि रमेश अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसीलिए तो टीबी के डर से उनसे अलग सोता था। यानी इस वक्त चित्रा प्रेग्नेंट है?
अरे ऐसी नाजायज औलाद को कोई रखता है क्या? गिरवा लिया होगा बच्चे को। लेकिन इन सब बातों को तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और ये भी तो हो सकता है ये सब तुम्हारी कोई गलतफहमी हो। मैं मान लेती अगर मैंने उस दिन उसे छुप छुप कर एक आदमी से मिलते हुए नहीं देखा होता तो। कौन था वो? मैं नहीं जानती कौन था, लेकिन उसका यार ही होगा ना, और कौन होगा? ये था। अरे नहीं, ये तो हमारे डॉक्टर साहब हैं जो हमारे रमेश का इलाज कर रहे थे। वो आदमी तो हमारे रमेश की उम्र का ही था और आता भी मोटरसाइकिल पर था। मृणाल जी ने हमें सब बता दिया, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर मॉम की हालत ऐसी ना होती ना तो मैं कब का मर चुकी होती या फिर कहीं भाग गई होती। कि मॉम की मेंटल कंडीशन के चलते मेरा उनके साथ रहना हर वक्त जरूरी था, रात में भी और दिन में भी। उसी दिन वो घर छोड़ दिया था मैंने। पाँव भी नहीं रखना चाहती थी वहां, इस डर से कि कहीं उससे सामना ना हो जाए। लेकिन फिर भी हर रोज जबरदस्ती खुद को खींच कर जाती थी वहां पे, मॉम के खातिर, उनका ख्याल रखने के लिए। जुर्म के इन दोनों मामलों की जांच में तरक्की हुई थी। पुलिस के पास अब डॉक्टर पारिक की पत्नी मृणाल और बेटी कंचन थी, जो सालों से डॉक्टर पारिक की यातनाएं सहती आई थी। बहुत मुमकिन था कि अपनी इस यातना भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए दोनों ने या फिर दोनों में से किसी एक ने डॉक्टर पारिक का कत्ल किया हो या फिर करवाया हो। सर, कंचन और मिसेस पारिक के सेलफोन की कंप्लीट रिपोर्ट आ चुकी है। जिस वक्त डॉक्टर पारिक का मर्डर हुआ उस वक्त ये दोनों द्वारका में ही थी, क्राइम सीन से लगभग 60 किलोमीटर दूर। उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कोई सस्पेक्टेड या नया नंबर नहीं है। जितने भी कॉल्स आए या गए हैं वो सभी के सभी कॉल्स या तो फैमिली के हैं या तो फिर फ्रेंड्स के। सर मुझे लगता है कि चित्रा की सास ने उससे अपनी नफरत और नाराजगी के चलते झूठी कहानी बनाई है। मुझे नहीं लगता कि चित्रा ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि सबका यही कहना है कि चित्रा अपने पति रमेश से बहुत प्यार करती थी। जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रहे हो वो उस डॉक्टर पारेख को भी देवता बता रहे थे, राइट? जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, मृणाल और कंचन को भी नहीं, क्योंकि मोबाइल के लोकेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि मोबाइल उस वक्त कहाँ था, मालिक भी उस वक्त वहां था, ये जरूरी नहीं। ये मृणाल और कंचन पे भी नजर रखनी होगी। यस सर। और चित्रा की सास ने जो कहानी बताई है हमें उसका भी पता लगाना होगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। यस सर। देवराज। हाँ लेके चलो उसे। साहब चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलिए बताओ, चित्रा को कैसे और कितना जानता है? क्लिनिक की नर्स ने हमें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता चित्रा और देवराज के बीच में अफेयर था या नहीं, लेकिन नो डाउट काफी क्लोज थे दोनों। वो भी आती थी वहाँ अपने पति का इलाज कराने, बस इसीलिए बातचीत होती थी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा वैसा था हमारे बीच, तो वैसा कुछ नहीं था। मेरी बीवी जानती थी उसे, बातें भी होती थी दोनों में। आप चाहिए तो पूछ सकते हो साहब। इस देवराज के कॉल रिकॉर्ड्स आए कि नहीं अब तक? अभी तक नहीं सर। जल्दी से मंगवाओ। ओके सर। हर चीज के दो पहलू होते हैं, यानी दो सिरे। मुझे लगता है हम सिर्फ एक सिरे पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे सिरे को हमने अभी तक छुआ तक नहीं। किस बारे में बात कर रहे हैं आप सर? डॉक्टर अपने एक पेशेंट को देखने गया था। 8:30 बजे उस पेशेंट के घर से निकलने के बाद डॉक्टर को अपने घर जाना चाहिए था। वो अपने घर जाने की बजाय गया दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जहां करीब 11 बजे के करीब उसकी हत्या हो गई। ऐसा क्या हुआ होगा जो उस डॉक्टर को उस पेशेंट के घर से निकलने के बाद अपने घर जाने की बजाय दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाना पड़ा हो? हमें इसका पता लगाना होगा। वह तो सर ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ कुछ दवाइयाँ लिखियाँ ते चले गए। उस दिन डॉक्टर साहब के इस दरवाजे से अंदर आने से लेकर बाहर जाने तक के वक्त को फिर से याद कीजिए। अभी आपने जो कुछ भी मुझे बताया उस दौरान कुछ अलग से नोटिस किया हो आपने? मसलन उन्होंने किसी को फ़ोन किया हो या किसी का फ़ोन उन्हें आया हो, या वो बहुत खुश नज़र आ रहे हो या बहुत गुस्से में हो, कुछ भी जो ऐसा नोटिस किया हो आपने? हाँ, वो उस दिन कुछ नाराज लग रहे थे, कुछ बड़बड़ कर रहे सी, किसी को गालियाँ दे रहे सी। मैं उन्होंने पूछा पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। हाँ, एक गल होर सर, वो जो इत्थों गए ना, उन्हों का मूड बिल्कुल फ्रैश सीगा।
डॉक्टर पारिक की फैमिली के अलावा जितने लोगों से भी हमने बातें की हैं, सबका यही कहना है कि उन्होंने कभी भी डॉक्टर पारिक को ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। और सर डॉक्टर पारिक के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से डॉक्टर पारिक को उस दौरान कोई कॉल आई या गई भी नहीं थी। एक मिनट, इस पार्किंग वाले से पूछते हैं, हो सकता है इसने कुछ देखा हो। जी सर। आओ। भाई कब से कह रहा हूँ गड्डी जाके उधर लगाना। अरे क्या हो गया? ले भाई ले, लगा दे तू, थोड़ी जल्दी है। अरे हमारे पास कौन सा टाइम है यार, पैसे ले 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 भाई, पैसे ले। एक मिनट, इसको पहचानते हो? देखा है कभी? साहब जी रोज इतनी गड्डियां आती है, इतने बंदे आते हैं, कहाँ किसी की शक्ल याद रहती है। मुझे याद नहीं कौन है ये। ठीक है, ये हैं तुम्हारे और देवराज के बीच हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स। तो क्या हुआ साहब, जान पहचान थी इसलिए बातें तो होती थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा था साहब। इस बात पे हमें कोई शक नहीं, तुम दोनों के एक दूसरे को किए गए कॉल भी ठीक ठाक ही हैं, 2-3 दिन में एक कॉल। लेकिन ये क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आया। अपने एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर 40 और 3 कुल मिलाकर 43 कॉल किए थे चित्रा ने तुझे, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों क्यों किए तुमने इतने कॉल्स देवराज को, जब तुम्हारी जान पहचान मामूली थी और वो तुम्हारे कॉल्स पिक भी नहीं कर रहा था? ऐसी क्या बेचैनी थी जो तुम इसे कॉल पे कॉल किए जा रही थी? उस पेशेंट के घर के अंदर जाते समय डॉक्टर पारिक गुस्से में था और निकलते वक्त नॉर्मल। हालांकि इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। इधर चित्रा और देवराज हैं जो खामोश हैं, लेकिन उनके पास सॉलिड एलिबाई है कि डॉक्टर पारिक के मर्डर के वक्त वो मौका वारदात से कोसों दूर थे। इसके अलावा दोनों इतने पैसे वाले भी नहीं है सर कि किसी किराए के कातिल को हायर कर सके। इससे भी बड़ा सवाल है मोटिव का। मुझे कोई मोटिव नहीं दिखाई देता उनके पास, बल्कि अपने आपस के रिश्तों को लेकर उनकी खामोशी मुझे कहीं ना कहीं खटक रही है। लग रहा है जैसे इस खामोशी का मकसद बदनामी का डर नहीं बल्कि कुछ और भी है। शायद इस डॉक्टर पारिक का पूरा सच अभी हमारे सामने आया ही नहीं है, कुछ है जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो राकेश, डॉक्टर पारिक के क्लिनिक से उसके सभी पेशेंट्स की लिस्ट निकलवाओ, सबसे बात करो। ओके सर। सर इस डॉक्टर पारिक ने तो अपने पास आने वाली किसी भी जवान औरत को नहीं छोड़ा। सभी गरीब तबके के लोग हैं, इसीलिए किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। और सर इसके अलावा किसी को अपने बच्चे का इलाज करवाना था या किसी को अपनी माँ का, तो सबका वही हाल है। हाँ ये सच है, अपने इलाज के लिए एक भी पैसा बचा नहीं था मेरे पास। डॉक्टर पारिक ने मुझसे इलाज का पैसे ना लेने का वादा किया था, क्योंकि बदले में उसे कुछ और चाहिए था। और कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचा था साहब। अगर मैं रमेश का इलाज नहीं करवाती तो वो मर जाते। डॉक्टर पारिक उनका इलाज बिना पैसे लिए करने को तैयार थे और उस दिन उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक में बुलाया। पूरी कीमत वसूली उसने मुझसे अपने मुफ्त इलाज की। एक बार अबॉर्शन भी करवाना पड़ा मुझे साहब। जब मेरी और चित्रा की दोस्ती हुई तब मुझे पता चला वो पारिक जो फायदा मेरी बीवी की मजबूरी का उठा रहा है वही वो चित्रा के साथ भी कर रहा था। तो हम दोनों ने तय किया कि हम उसे जान से मार डालेंगे, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। देवराज पीछे हट गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उस पारिक को सजा दूं। फिर अचानक उस दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे मौका मिला और मैंने वो इल्जाम उस पारिक पर डाल दिया। कौन था वो? डॉक्टर पारिक। सोचा मार नहीं पाई तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी अगर वो जेल के पीछे सड़ेगा तो शांति मिलेगी मेरे मन को। देवराज को यही बताने के लिए मैं उसे लगातार फोन कर रही थी सब। मैंने उसके फोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो वापस डॉक्टर पारिक को मारने की बात करेगी। वो आदमी कौन था जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया? उठाओ इसे। देखो जरा ये गाड़ी का मालिक कौन है, लेके आओ उसे।
मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात तो सुनो, सर मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ। लिसन टू मी सर प्लीज। डालो इसे गाड़ी में। सर प्लीज मुझे कुछ, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे क्यों डाल रहे हो अंदर? सर सर प्लीज लिसन टू मी सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मेरे बेटे के इलाज के लिए तूने क्या क्या नहीं किया और मैंने कितना गलत किया तेरे साथ। माफ कर देना मुझे। सर उस लड़के ने मान लिया है कि चित्रा उसकी फैमिली का एक्सीडेंट उसके कार से हुआ था। इसके बाद वो डर गया, उसे अंदाजा था कि पुलिस उसकी कार को ढूंढ रही होगी, इसलिए उसने कार को छुपा के रखा, कहीं बाहर नहीं निकाला। लेकिन सर उस लड़के का कोई भी कनेक्शन ना तो चित्रा उसकी फैमिली के साथ है, ना ही देवराज के साथ और ना ही डॉक्टर पारिक के साथ। सर डॉक्टर पारिक की कार का पता चल गया है, यहीं पास ही के बहरामपुर गांव में है और कोई है जो उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। चलो आजा। चल चल चल, डालो गाड़ी में, डालो गाड़ी में, गाड़ी में डाल, देख पकड़। बोल, सब सच सच बता। साहब उस रात मेरा मूड पहले से ही खराब था। होता हो पैसे दिए बगैर जा रहे हो यार, हैं? ज्यादा होशियार से क्या तू? कैसी बात कर रहे हो तुम? कोई था क्या यहाँ पर? खाना बिजी है क्या तू? मूतने गया था, इंतजार नहीं कर सकता क्या? ये ले चल। तुम्हारे 25 रुपए के चक्कर में ये 500 का छुट्टा कराऊं क्या? है? चल छुट्टे दे। नहीं है मेरे पास। मैं कैसी बात कर रहे हो तुम? जानते हो मैं कौन हूँ? बाप ना है मारा, समझा? बाकी जो भी है मारे टुल्लू से। चल छुट्टे दे, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं है मेरे पास, लौटते वक्त देता हूँ। ओ ताऊ पैसे दे के जा। 2 कौड़ी के गवार मेरे कंधे पर हाथ रखता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। एक पुलिस को फोन करूंगा ना तो पिछवाड़ी की सारी चमड़ी छील देगी पुलिस। और तमीज कहीं। साले पुलिस की धमकी देता है, अभी बताता हूँ तेरे को। रुक। सर इसका फोन आया और हम पार्किंग में आ गए। ताऊ भीतर बैठ जा और चाबी दे दे। हमारे से पंगे लेगा तू? क्या बोल रहा था? पुलिस को बुलाएगा ना? हैं? जाना है? ये बेचूंगा। मूड खराब था। इतनी छोटी सी बात पर एक आदमी की जिंदगी छीन ली तुम लोगों ने। सड़ो जिंदगी भर यहां आप तुम लोग, तब जाके तुम्हें जिंदगी की कीमत पता चलेगी। व्यवसायिक जीवन में अपनी असफलता और पत्नी की सफलता से कुंठित होकर डॉक्टर पारिक ने जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ किया, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर पारिक के हाथों शोषण का शिकार हुई चित्रा ने भी अपने गुस्से को अपनी समझ पर हावी होने दिया और कानून का दरवाजा खटखटाने की बजाय खुद इंसाफ करने निकल पड़ी। इसके अलावा चित्रा की सास, डॉक्टर पारिक की पत्नी डॉक्टर मृणाल और बेटी कंचन, ये सभी किसी न किसी नकारात्मक भावना के शिकार हुए। अगर चित्रा की सास ने उस पर शक करने की बजाय उसे समझकर उसका साथ दिया होता तो चित्रा ने डॉक्टर पारिक की गंदी नीयत के सामने अपने घुटने टेकने की बजाय जिंदगी से लड़ने और अपने पति को बचाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढा होता। अगर मृणाल ने अपने डर और अपनी बेटी को लेकर अपनी असुरक्षितता को अपने आप पर हावी न होने दिया होता और शुरुआत में ही डॉक्टर पारिक के खिलाफ आवाज उठाई होती तो न सिर्फ अपने आप को और अपनी बेटी को बल्कि उसने उन तमाम मजलूम महिलाओं को भी डॉक्टर पारिक का शिकार होने से बचा लिया होता। इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं, खासकर नकारात्मक भावनाओं विचारों से सतर्क रहना चाहिए।
उनका गुलाम बनने की बजाय अपनी समझदारी से उन्हें काबू में रखना चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। हर इंसान के जीवन में बुरा वक्त आता है। जो परीक्षा लेता है उसके धैर्य की, उसके विवेक की। जो धैर्य का दामन थामता है और अडिग होकर आगे बढ़ता है वो इस मुश्किल समय को पार कर जाता है। और जो इस मुश्किल समय में कमजोर पड़ जाता है वो अक्सर गलत रास्तों से होता हुआ जुर्म की तरफ बढ़ता है, जिसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि कई अनजान लोगों के लिए भी एक अभिशाप साबित होता है। आज का क्राइम पेट्रोल डायल 100 का ये केस एक ऐसी कहानी बयां करता है जहां कुछ लोगों ने गलत रास्ते को आसान समझकर पहले एक अपराध किया और फिर उस अपराध को जीने का जरिया ही बना लिया। लेकिन उनकी गलती का खामियाजा बहुत से बेगुनाहों को भरना पड़ा। हेलो, हाय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कौन, माँ जी? तुम्हें बताया था ना, वो तो 4 धाम की यात्रा के लिए गई है। हाँ, 2-4 दिन में आ जाएंगी। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना। बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह ध्यान रख रही हूं उनका। चलो यहाँ बैठते हैं, आ जाओ। अरे बैठो तो प्लीज, मुझे प्लीज 2 मिनट के लिए बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, आओ आओ। सर, लड़की की उम्र लगभग 20-25 साल के बीच की होगी। सर पर सर यही है गाड़ी, अंदर चेक करो। सर ये देखिए, ये आईडी मिला है और ये उसी लड़की का है जिसकी लाश मिली। डॉक्टर प्रिया राजे, उसके घर वालों को खबर करो। तकलीफ हो रही है ना? निकाल दूं? मैं क्या करूं? तुम भी तो मेरी बात सुनती नहीं हो ना। आराम से। अच्छा ये देखो, मैं ये पेपर्स लाई हूँ, इसमें ना चुपचाप साइन कर दो, ठीक है? साइन करो। अरे इस बुढ़ापे में क्या करोगी इतने जमीन जायदाद का? मरने के बाद छाती पर लेके तो नहीं जाओगी? चलो साइन करो, पकड़ो पकड़ो, जल्दी साइन करो। अरे पकड़ना। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। एक बहू अपनी सास को बंधक बनाकर उसकी जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। यूं देखने में तो ये दोनों मामले एक दूसरे से कोसों दूर थे, लेकिन जिस कदर और जिस हद तक ये आपस में जुड़े थे वो हद मानव कल्पना की सोच की हद से भी परे थी। भूख लगी होगी ना? देख मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। ये ना प्लीज छोड़ दे मन, जाने दे मुझे, तुझे रब दी सोहम। भाई क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है? मैं तेनू नहीं छोड़ सकती।
समझना। नहीं समझना मुझे कुछ, समझी तो नहीं समझना। एक तू और वो मेरी पागल सास दोनों एक जैसे हो। वो पेपर पर साइन नहीं कर रही है और तू यहाँ पे चीख रहा है। सब अपने बारे में सोचते हो ना, कोई मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं है कि एक अकेली लड़की ये सब कैसे हैंडल कर रही होगी, है ना? खाना खा चुपचाप। आखिर कौन थी ये नेत्रा? ये कोई शातिर अपराधी थी या फिर किसी मानसिक बीमारी का शिकार थी जिसे लोगों को तकलीफ में देखने में मजा आता था? क्या सच था इस नेत्रा का? ये चाहती क्या थी? और क्या डॉक्टर प्रिया की मौत के साथ भी इसका कोई सरोकार था? प्रिया, कल आपकी बेटी शादी करने गई थी? नहीं सर। फिर वो दुल्हन के जोड़े में क्यों थी? सर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो दुल्हन के जोड़े में क्यों थी और वहाँ क्या करने गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका किसी के साथ अफेयर हो और आप लोग को बिना बताए वो शादी के लिए गई हो? नहीं सर, मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपाती नहीं थी, वो मुझे हर बात बताती थी। हमें वहाँ प्रिया का मोबाइल नहीं मिला है। हो सकता है कि किसी ने उठा लिया हो, या ये भी हो सकता है कि जिसने मारा वो जानबूझकर ले गया हो। क्या आप हमें प्रिया का मोबाइल नंबर देंगे प्लीज? जी सर। अरे साहब, यहाँ तो सब लड़के लड़कियाँ गलत काम करने ही आते, पर कल मैंने पहली बार किसी लड़की को दुल्हन के वेश में देखा था। कोई आया था उसके साथ? नहीं साहब, अकेली ही थी। उसके आने के पहले या उसके आने के बाद कोई आया था यहाँ पर जिसके ऊपर तुम्हें शक हो, कुछ अजीब लगा हो? नहीं साहब। राणे, प्रिया के माँ बाप को सच में कुछ नहीं पता है या वो झूठ बोल रहे हैं? बट आई एम श्योर इस लड़की की लाइफ में ज़रूर कोई लड़का था, वरना वो यहाँ क्यों आती, वो भी दुल्हन के लिबास में? सर, प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया की मौत 11 मार्च को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई। प्रिया के साथ कोई शारीरिक अत्याचार या बलात्कार नहीं हुआ था। रानी, इसका मतलब हो सकता है ये हमला अचानक हुआ उस पर, उसे अपने आप को बचाने का मौका ही ना मिला। सर, ये प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स। उसका मोबाइल का लास्ट लोकेशन कत्ल की जगह है और 11:20 में लास्ट कॉल आया था इसको। किसका नंबर है ये? सर, ये नंबर किसी डॉक्टर रघु आकर्षक के नाम पर रजिस्टर्ड है और इस नंबर से प्रिया को तकरीबन रोज फोन आता भी था और प्रिया के मोबाइल से इस नंबर पर फोन किया भी जाता था। आप लोग किसी डॉक्टर रघु आगाशे को जानते हैं? हाँ सर, प्रिया जिस हॉस्पिटल में काम करती थी ये भी वहीं काम करते हैं। डॉक्टर रघु सर्जन है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई खास रिश्ता था, मतलब दोस्ती या फिर? सर, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो उसका कलीग था और कुछ नहीं। ये देखो, आज के अखबार में तुम्हारी राशि में क्या लिखा है? पानी से बच के रहना। पर क्यों? अच्छा, हर साल हजारों लोगों की मौत बाथरूम में फिसलकर खोपड़ी फूट जाने से हो जाती है ना? शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए। काफी आसान मौत होगी ना ऐसे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ के तुम्हें मार के बाथरूम में डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा ना, तुम्हारे बेटे को भी नहीं। वैसे तुम्हारे पास एक रास्ता है, अगर मैंने दिए हुए पेपर्स पे तुम साइन कर दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी। डील? डॉक्टर रघु आकाश ड्यूटी पर है? यस सर। उनसे बोले हम मिलना चाहते हैं। क्या प्रिया का खून हो गया? कमाल है, आपको खबर तक नहीं है कि आपकी दोस्त का कल खून हो गया है। देखिए सर, वो मेरी दोस्त नहीं थी, सिर्फ कलीग थी। इसके अलावा हमारा और कोई रिश्ता नहीं था। रिश्ता तो तब होता ना सर जब दोनों की आपस में बनती, झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन डॉक्टर प्रिया ने डॉक्टर रघु को बहुत बुरी तरह झाड़ा था कि सुधर जाओ। सर, मैं मानता हूँ कि हमारा झगड़ा हुआ था और क्योंकि गलती मेरी थी इसलिए मैंने उससे माफी भी मांग ली थी। सर, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ऊपर से तो सबको नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर की बात क्या थी वो हम नहीं जानते। लेकिन अफवाह सुनी थी कि डॉक्टर रघु ने डॉक्टर प्रिया को प्रपोज किया था और डॉक्टर प्रिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था।
सर मैंने उसे प्रपोज किया था क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन जब उसने मुझे मना कर दिया तो मैंने भी बात को वहीं खत्म कर दिया। बात को खत्म कर दिया या प्रिया को ही खत्म कर दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई किसी को मना कर दे तो उसे जान से ही मार डालो। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब में आप लोग मुझे क्यों घसीट रहे? कल जब प्रिया का खून हुआ था थोड़ी देर पहले तुमने उसे फोन किया था, क्यों? सर मैंने उसे इसलिए फोन किया था क्योंकि एक केस में मुझे उसकी ओपिनियन चाहिए थी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो भी बात नहीं कर सकती। तुम उससे बात कर रहे थे, फोन पे किसी और की आवाज सुनाई दी थी, मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि वहां कोई और भी हो सकता? नहीं सर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। नेत्रा, मुझे दही चाहिए था, है क्या? दही थोड़ा सा चाहिए जमाने के लिए। हाँ, अभी लाती हूँ। अगर नेत्रा, ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? जैसे वो खिड़की खुली रह जाती है ना, तो कभी कभी बिल्ली आ जाती है, बहुत परेशान करती है। अभी निकालती है उसे। हाँ, जब मौसी कब आ रही है तीरथ से वापस? अगले हफ्ते। अब उन्हें पैसे तो दे दिए थे ना तूने? हाँ, प्रसाद के। हाँ हाँ, दे दिए ना। अच्छा सुन, वो आएंगी ना तो प्रसाद देना मत भूलना। नहीं भूलूंगी। राणे, इस डॉक्टर रघु का कच्चा चिट्ठा निकालो। पता करो प्रिया के ना बोलने के बाद इसने चैप्टर वहीं क्लोज कर दिया था या आगे भी इसकी सर्जरी जारी थी। और प्रिया के सोशल नेटवर्क और वर्क प्लेस के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे पता करो कि डॉक्टर रघु के अलावा भी कोई लाइन में था या ऐसा कोई जिसे प्रिया पसंद करती हो। सर, प्रिया को तो शादी और बॉयफ्रेंड जैसे टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सर, प्रिया तो शादी को ऐसे अवॉइड करती थी जैसे उसको शादी से कोई एलर्जी हो। मुझे आपकी दुकान के 11 मार्च की रात को 10:22 पर एक लड़की डॉक्टर प्रिया दळवी का कार्ड स्वैप हुआ था, उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो फॉरवर्ड करना। रात का वक्त है। राणे, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई इस लड़कियों की? रात के वक्त दुकान बंद होने के समय ये शादी का जोड़ा खरीदने गई, वो भी अकेले? सर, साथ जाने का सवाल तो तब उठता जब हमें पता होता कि प्रिया शादी का जोड़ा खरीदने जा रही है। प्रिया के दोस्तों का कहना है कि वो शादी को अवॉइड करती थी। ऐसा क्यों? इसकी कोई खास वजह? कहीं उसका पास्ट ही तो कारण नहीं है इसका? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो खुद चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, फिर उसकी उम्र भी हो गई थी। हमने तो उससे कहा था कि जात धर्म से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पसंद ही हमारी पसंद होगी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। सर, प्रिया के माँ बाप उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे, उसे अपना अफेयर छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने अपना अफेयर। राणे, हो सकता है कि छुपाने की वजह उस लड़की के पास ना हो, उसके बॉयफ्रेंड के पास हो। सर, ये डॉक्टर प्रिया के कॉल रिकॉर्ड से जो आपने मंगवाए थे। सर, डॉक्टर प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स हमने दोबारा चेक करवाए। एक हफ्ते पहले प्रिया जिस नंबर पर घंटों बातें किया करती थी वो अभी भी बंद है, इसलिए मैंने उस नंबर के सारे डिटेल्स मंगवाए हैं। कुछ देर में आते ही होंगे। सर, वो नंबर ये मोहन मंत्री के नाम पर रजिस्टर्ड है। सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर ये जो फोटो लगाई है उसके ऊपर स्टैंप और सिग्नेचर के वजह से फोटो साफ नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमने ये स्केच बनवा लिया ताकि हर जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके और पहचान के लिए दिखा भी सके। जी, कहिए। हमें मिस्टर मोहन मंत्री से मिलना है। मैं हूँ मोहन मंत्री। सर, मैंने इस आदमी को पहले कभी देखा नहीं, पता नहीं इसने क्यों और कैसे मेरा नाम और एड्रेस प्रूफ यूज किया। मतलब इसने आपके डॉक्यूमेंट्स पे ये नंबर लिया है?
उसको बोला साइन करने को, साइन नहीं करती। साइन करके रखा है इस औरत ने। कितनी बार बोला, हाँ? कितनी बार बोला था तुझे साइन कर, चुपचाप साइन कर, दिमाग खराब करके रखा। सर ये नंबर मोहन मंत्री के 2015 के इलेक्ट्रिक बिल का एड्रेस प्रूफ देकर लिया गया है। पर इस आदमी को ये बिल मिला कैसे होगा? सर ज्यादातर सोसाइटी में इलेक्ट्रिक बिल सोसाइटी के लेटर बॉक्स में ड्रॉप किए जाते हैं, शायद इस आदमी ने वहीं से उठा लिया हो। फिर तो बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा। सर मैंने फुटेज मंगवाया था, लेकिन सोसाइटी के सेक्रेटरी का कहना है कि इतना पुराना फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सर इस आदमी को ढूंढने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या? राणे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी फ्रॉड के चक्कर में पड़ गई हो? मतलब जो इस तरह की लड़कियों को झांसा देता हो, फंसाता हो। सर प्रिया जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे झांसों में कैसे आ सकती है? और प्रिया को रिश्तों की तो कुछ कमी नहीं थी, तो ये उस तक पहुंचा कैसे? राणे अक्सर लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, और प्यार में अंधा होना ये पढ़ाई लिखाई समझदारी से ऊपर की चीज़ है। चलो ये एंगल भी टटोल के देखते हैं, शायद हमें कुछ मिले। नेत्रा प्लीज प्लीज चढ़ दे मुझे। याद कर मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने तेरा ध्यान रखा है। मैंने बड़े प्राण की तरह नहीं, पापा की तरह ध्यान रखा है ना तुम्हारा। हाँ मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ अरे बड़ा प्राउड तेरा मैं। अरे आदमी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल चुप। पोस कर बड़ा किया है, इसका मतलब मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है, ठीक है? और मैंने भी ना तेरे लिए बहुत कुछ किया, तो एहसान बराबर। नहीं छोड़ने की बात तो वो तो होने से रहा। तू उस प्रिया के पास वापस नहीं जा सकता, अगर चाहे तब भी नहीं। क्या किया तूने प्रिया के साथ? बताओ मुझे, क्या किया तूने प्रिया को? भाई उससे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, तू है तू। राणे इस आदमी की तस्वीर महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। अगर ये कौन मैन है तो हमें कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। और मोहन मंत्री के नाम से जो इसने नंबर लिया है उसकी रिकॉर्ड में जितने भी नंबर है सबको चेक करो, कहीं ना कहीं हमें कोई सुराग मिलेगा। और इसका स्केच मोहन मंत्री के बिल्डिंग और आसपास के एरिया में दिखाओ। अगर बिल इसने वहां से चुराया है तो हो सकता है वो वहीं कहीं रहता हो या किसी ने देखा हो। ओके सर। माँ जी कल आपका बेटा दुबई से वापस आ जाएगा और फिर आप उसके सामने अपना दुखड़ा रोएंगी, मेरे बारे में सब कुछ बता देंगी, है ना? फिर ये सब सुन के वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा ना। अब आप बताओ मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? आप तो बहुत जी चुकी हो ना, तो मैं घर से बाहर निकलूं? उससे अच्छा तो आप इस दुनिया से निकल जाओ। माँ जी अब मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। मैं ये करना तो नहीं चाहती, बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं? सॉरी। पहचानते हैं इसे? शायद जानती हूँ इसे। क्या नाम था इसका? नाम तो फिलहाल हमारे पास भी नहीं है, सिर्फ चेहरा है इसका। ये कहीं वही आदमी तो नहीं है? वही कौन? कैसे जानती हैं आप इसे? कहाँ मिली थी? सर सर पिछले साल हम प्रिया की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, तब हमने उसका प्रोफाइल बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट में डाला। ये लड़का भी हमें वहीं मिला। हमें इसका प्रोफाइल अच्छा लगा, हमने बात आगे बढ़ाई, ये मिलने भी आया था।
को भी लड़का पसंद आ गया था, उससे शादी के लिए हाँ करती थी। हम तो खुश हो गए थे कि वो शादी के लिए मान गई है। अचानक 2 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि वो शादी नहीं करेगी। आपने वजह जाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, पर जब भी बात छेड़ते थे तो गुस्सा हो जाती थी, पता ही नहीं चला क्या हुआ। राणे, इस वेबसाइट वाले ऑफिस में कांटेक्ट करो, उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता करो जहां से ये अकाउंट ऑपरेट करता था। ओके सर। नेत्रा, मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तुम कहाँ जा रही हो? हाँ नेत्रा, तुम कहाँ जा रही हो? बैग में क्या है? कहीं तुमने तुम्हारी सास को मार, हाँ मतलब तुमने तुम्हारी सास को मार दिया? क्या लगता है तुम्हें? क्या किया होगा मैंने? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सगे प्रा के साथ तू ये सब कर सकती है, वो तो बेचारी। ना वो बेचारी थी और ना तू बेचारा है। आज मैं जो भी हूं वो तेरी वजह से हूं, और इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। क्या करने वाली है? हाँ? क्या करने वाली है? क्या कर सकती तुमसे? चुप। मैं क्या करूंगी ये तो तुझे पता चल ही जाएगा ना। मेरे साथ जो करना है वो कर ले, जो करना है वो कर ले। एक बार मेरी प्रिया से बात करवा दे। एक बार तेरे पाँव पकड़ता हूं, मेरी एक बार प्रिया से मौत करवा देना। बस 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 बस। कितना हुआ? 500। घर पर कोई नहीं है क्या? नेत्रा को तो पता था मैं आने वाला हूँ, तो घर लॉक करके कहाँ चले गए लोग? माँ भी नहीं है। नमस्ते आकी। अरे विजय, तू कभी आया? मैं अभी आया। नेत्रा कहाँ गई है पता है आपको? नहीं पता, लेकिन सुबह इधर ही थी, देखा था मैंने उसे। अच्छा, बाकी ठीक ना? बाकी सब ठीक। आता हूँ। ओके चल। अरे काकू। अरे विजय, कधी आलास तू? मी आत्ताच आलो। नेत्रा और आई कहाँ गए? एक्चुअली घर लॉक्ड है, कोई नहीं है। नेत्रा का तो मुझे नहीं पता, और तेरी आई तो 1 हफ्ते से नहीं आई है। नेत्रा तुम बताया था उस दिन, अब वो तीरथ पर गई है ना? अच्छा नेत्रा, आई आ गई ना वापस? हाँ आ गई। आई, हाँ ठीक है, ओके ओके।
सर सुबोध जिस कंप्यूटर से अपना अकाउंट ऑपरेट करता था उसका आईपी एड्रेस मिल गया है। कहाँ का एड्रेस है? सर सोहम कॉलोनी दादर। दादर चलो। इसे पहचानती है? ये तो मेरे पति है सुबोध। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नेत्रा ने बड़ा तो जब आयकोनी में से खूब हाल के ले रही, मुझे इतना मारा पीटा। आज कितने दिनों से घर में बंद करके रखा था उसने। आई रडू नकोस। मी आहे ना, मी आलोय ना, मैं आया हूं ना अभी। प्लीज प्लीज रडू नकोस। तुझी बायको नहीं है, चंडाई ना रे ती चंडाई। प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर साइन चाहती थी वो मेरी। मैंने ना बोल दिया तो मेरी ये हालत की है उसने। लॉकर में से पूरे गहने पैसे लेकर भाग गई है वो। बहुत मारा रे उसने मुझे, बहुत मारा। आई रडू नकोस। मेरा बेटा आ गया ना अभी। हाँ मैं आ गया। कहाँ है तुम्हारा पति? साहब वो एक हफ्ते से काम के सिलसिले में बाहर गांव गए हैं। क्या काम करता है? मालूम नहीं साहब, उन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन अक्सर वो गांव और आदिवासी इलाकों में जाते रहते हैं। कई बार तो उनका फ़ोन भी नहीं लगता है। पर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इसे पहचानती हो? नहीं साहब, कौन है ये और इसका मेरे पति के साथ क्या लेना देना? कहीं आप? हाँ सर, अशोक लैपटॉप है जिससे वो अपने मैट्रिमोनियल साइट ऑपरेट करता था। आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपका पति बहुरूपिया है। हो ही नहीं सकता साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी। दुआ करो कि तुम्हारी बात सच है, वरना बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। सर नेत्रा मुझे एक मैट्रिमोनी साइट पर मिली थी। कुछ मुलाकातों के बाद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और लगा कि सब कुछ ठीक है, इसलिए हमने शादी कर ली। शादी को कितना टाइम हुआ? सर शादी को 7 महीने हुए। एक्चुअली मैं एक डिवोर्सी हूँ, और जब नेत्रा जैसी अनमैरिड सुंदर लड़की मुझे मिली तो मैंने सोचा कि मैं बहुत लकी हूँ। उसकी फैमिली में कौन कौन है? सर उसकी फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई है। नाम? उसका नाम है सुबोध। सुबोध? एड्रेस है उसका? हाँ सर, एड्रेस और नंबर दोनों है मेरे पास। सुबोध का एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों नोट करो। साहब सुबोध से मैं एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिली थी। चूँकि मैं एक डिवोर्सी थी, इसलिए हमने बहुत सिंपल तरीके से शादी की। कब हुई थी शादी? 1 साल पहले। सर सुबोध बहुत अच्छा इंसान है, वो फ्रॉड कर ही नहीं सकते। सुबोध की तरफ से यानी उसके फैमिली में से कोई आया था शादी में? जी, सिर्फ उनकी बहन नेत्रा। ये नेत्रा का मोबाइल नंबर या एड्रेस है आपके पास? जी। क्या हो गया साहब? नेत्रा सुबोध यहीं रहते थे ना आपके यहाँ भाड़े पे? हाँ साहब। अभी कहाँ है? अभी कहाँ रहते पता नहीं साहब। जैसे ही नेत्रा की शादी हो गई सुबोध शिफ्ट हो गया यहाँ से। यहाँ तो ताला बंद है। राणे तोड़ दो ताला। जब नाला सोपारा और विले पार्ले पुलिस ने एक दूसरे से संपर्क किया तो पता चला कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तहकीकात में साफ था कि नेत्रा और सुबोध मैट्रिमोनियल साइट के जरिए झूठी शादियां करके लोगों को ठगने का जुर्म कर रहे थे, और उन पर एक नहीं बल्कि कई मामले दर्ज थे। सुबोध तो मर चुका था और अब इसका जवाब सिर्फ नेत्रा ही दे सकती थी, जो पुलिस की पहुंच से अब भी दूर थी। सुबोध और नेत्रा एक नहीं कई मोबाइल यूज कर रहे हैं। हर बार हर फ्रॉड के लिए वो एक नया सिम ले लेते हैं, और यही वजह है कि उनके कॉल रिकॉर्ड से भी हमें कुछ नहीं मिल पा रहा। प्रिया के कथित
दोनों ही मोबाइल की लोकेशन कत्ल के जगह के आसपास की भी नहीं। ये भी हो सकता है कि जानबूझकर दोनों मोबाइल कत्ल की जगह से दूर रखे गए। इसका जवाब तो सिर्फ नेत्रा ही दे सकती है। हमारी बच्ची 2 रुपए की वजह से रात दिन परेशान थी। प्रिया कैसे उसे पहचान ना पाई और उस फ्रॉड आदमी के प्यार में अंधी हो गई। सर ओके ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सर 6 साल पहले दिल्ली में भी सेम ऐसा ही मराठल फ्रॉड का केस हुआ था और उस केस में जो लड़की इन्वॉल्व थी वो नेत्रा ही थी। छह साल पहले शादी हुई थी जी, यही थी वो कमीनी। देखिए अरे मेरी तो मत मारी गई थी जो मैं पहचान नहीं सका उस वक्त इसको। आप तो आज बता रहे हो ना, मैं उसको तभी समझ गया था जब ये मेरे बेटे को मार के सारे कैश वैश सारा गहने लेके भाग गई थी। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट तो की थी हमने, पर उनके हाथ लगी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। क्या नाम था इस लड़की का? ये लड़की का नाम तो चंदा था जी, और उसके भाई का नाम राजन था। लो लस्सी पियो। शुक्रिया। चिटा साहब, ये सुबोध और नेत्रा मतलब चंदा और राजन, इनकी हिस्ट्री क्या है? जनाब दोनों भाई बहन बहुत ही शातिर हैं, एक नहीं कई कांड कर चुके हैं। मुंबई तो अब पहुंचे हैं ना, दिल्ली में कई रिकॉर्ड हैं इनके। जनाब दोनों अनाथ हैं। जब से चोरी चकारी शुरू की, भाई की उम्र वही 16 साल की होगी और बहन 12 साल की। शादी के बाद तो दोनों ने लूटने का काम शुरू कर दिया। बहुत चालाक है जनाब, आसानी से हाथ नहीं लगेंगे। ठग, बहरूपिये, ये लोग अक्सर एक क्राइम करने के बाद या तो कुछ दिनों तक छिपकर बैठ जाते हैं या फिर शहर बदल देते हैं। और इस केस में भी पुलिस को नेत्रा की पुख्ता खबर मिलने में 3 महीने लग गए। पुलिस को यकीन था कि नेत्रा के मिलने के बाद सुबोध और प्रिया के कत्ल का राज बेपर्दा हो जाएगा, लेकिन ये राज अपने आप में और भी राज छुपाए बैठा था। मंडप से उठ के सीधा कौन है तेरे मन में? वही तो मुझे देखना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मेरे लिए कोई उटपटांग चीज कर सकते हैं कि नहीं? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब आपकी जान आपकी नहीं, मेरी है, समझे जान? चलो तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल लेके चलते। मालिक मैडम क्या हिला यार, त्याला बट। मैंने प्रिया को कुछ नहीं किया सर। हाँ, लेकिन सुबोध को मैंने ही मारा। उसने मेरा घर तोड़ दिया। अच्छी खासी शादी करके सेटल हो गई थी मैं, लेकिन सुबोध ने कहा हमारे गांव में हम शादी नहीं कर सकते, घर नहीं बसा सकते। फिर मैंने उसकी नहीं मानी। उसने मेरे पति को मार डाला और मुझे वहां से भागना पड़ा। तब से लेके अब तक मैं उसी के इशारों पे नाचती रही। उसने जो कहा मैंने सब किया। फिर जब उसे प्रिया मिली, उसे प्रिया से प्यार हो गया। वो ये धंधा छोड़ के घर बसाना चाहता था। सर अगर उसने मेरा घर नहीं बसने दिया तो मैं उसका घर कैसे बसने देती? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं तड़प रहा हूँ, माफ कर दे मुझे। छोड़ छोड़ छोड़। जा, छोड़ दिया तुझे। तूने मुझ पे तरस नहीं खाया था, मगर मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। भाई है तू मेरा, नहीं मार सकती मैं तुझे। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार देता सब। जी चलो, खातिरदारी करनी है तुम्हारी। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे तो पता भी नहीं था कि सुबोध डॉक्टर प्रिया के साथ। बिना प्रिया को जाने तुमने नेत्रा से कैसे कह दिया कि सुबोध को अकल सिखाए? सर मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देखो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेत्रा ने सब कुछ कबूल कर लिया है। झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ, झूठ वो बोल रही है। और ये तुम्हारे एसएमएस जो तुमने नेत्रा को भेजे थे, ये भी झूठ बोल रहे हैं। सब सुबोध से शादी करके मैं बहुत खुश थी, उतना लाइफ में कभी नहीं हुई। सुबोध मेरे बच्चे को अपने बाप की तरह प्यार करता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन वो डॉक्टर प्रिया हमारी लाइफ में आ गई, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। फिर नेत्रा ने भी मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी शादी खुद बचाने की ठान ली। और एक दिन अभी तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि बच्चा मेरा नहीं है, कल्पना का है। अच्छा प्रिया, गल तो सुन, कल ठीक 11 बजे विलेपाले हाईवे है ना, उसके नज़दीक जो लवर पॉइंट है वहाँ मिलते हैं। उसके बाद हम आर्या समाज जाएंगे और शादी कर लेंगे। अच्छा, शादी का जोड़ा पहन के आना। बाय। ये शादी मुझे किसी भी हाल में रोकनी थी, इसीलिए सुबोध के वहां पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच गई। प्रिया, हाँ जानती हो ना तुम कि सुबोध शादीशुदा है, हमारा एक बच्चा है, उसके बाद भी तुम। वो सुबोध का बच्चा नहीं, सिर्फ तुम्हारा बच्चा है। और सुबोध तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है। मैं सुबोध की जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, उसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हें। एक आदमी जो किसी के साथ वफादार नहीं था, तुमने कैसे मान लिया कि किसी की जान लेने के बाद वो ईमानदार और शरीफ हो जाएगा? एक धोखेबाज आदमी के चक्कर में दो अच्छे खासे खुशहाल औरतों ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। कल्पना को डॉक्टर प्रिया के कत्ल के लिए और नेत्रा को चोरी और सुबोध के कत्ल के साथ साथ उसके पहले के मामलों के लिए भी गिरफ्तार किया गया है। जब किसी चीज को पाने के लिए अपने आप को सफाई देनी पड़े, कदम आगे बढ़ रहे हों लेकिन अंतरात्मा उन्हें पीछे खींचती रहे, तो समझ जाना चाहिए कि यह रास्ता और यह चाहत गलत हो सकते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।